हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जिस पर बहुत ज़्यादा टेंशन में है हमारे सारे जो बिजनेस करते हैं भाई और जिनके क्रेडिटर्स हैं एमएसएमई। और वो टेंशन में है कि उनकी परचेजेस टैक्सेबल होगी या नहीं। क्यों? सेक्शन 43 बी की वजह से और एक नया क्लोज जो एच आया था उसकी वजह से पूरे साल भर तो कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन अब मार्च के महीने में टेंशन हो गई कि क्या होगा, कैसे टैक्सेबल होगा या नहीं, और सब कंफ्यूज है। मेरे एक फ्रेंड का भी फोन आया था, उसने कहा कि यार मुझे बताओ। मैंने उसे समझाया, फिर मुझे लगा कि इसके लिए वीडियो होनी चाहिए। तो विद इन 10-15 मिनट्स आपको सारा का सारी टेंशन दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सारे एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको कवर कर लूंगा। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो मत करिएगा। चलिए, सेशन 43 बी एच के बारे में बात हो रही है और ये हो गया है कि भैया हमारी परचेजेस टैक्सेबल हो जाएगी। परचेजेस कैसे टैक्सेबल होगी, क्यों होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, सारी बातें देख लेते हैं। असल में क्या है कि हमारे पास एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में 43 बी। ये सेक्शन कहता है कि आपकी कोई भी एक्सपेंसेस जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम करते हैं ऐसे एक्सपेंस, वो तभी अलाउ होंगे जब उसकी एक्चुअल में पेमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्चुअल पेमेंट जिस ईयर में करोगे उस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगी। अब इसमें क्लोज एच क्या कहता है? एमएसएमई से रिलेटेड। तो एमएसएमई से रिलेटेड हमारी एक क्लोज आई एच किसमें? 43 बी में। और उसने ये कहा कि जो भी पैसा देना है एसएससी, एसएससी कौन है? आप लोग, जिसने पेमेंट करना है, जिसने उधार सामान खरीदा है। किससे खरीदा है? एमएसएमई से। लेकिन यहाँ पर अभी और हम डिटेल में जाएंगे। एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होता है। एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल और मीडियम, एम का मतलब मीडियम। लेकिन ये सेक्शन मीडियम के लिए नहीं, अगर आपने सामान खरीदा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से तभी ये एप्लीकेबल होगा। अब आपको पता होना चाहिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होती एक्चुअल में कौन सी हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विसेज। अगर माइक्रो कौन होगी? जिन्होंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है और साथ ही साथ उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ के बराबर है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस तभी होंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली, उनकी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है। दूसरा, उनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी होंगी? स्मॉल एंटरप्राइजेस होंगी अगर उनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ या उससे कम है, साथ ही साथ उनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, वो होगी स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर आपने इनमें से किसी से माल खरीदा हुआ है, इनमें से किसी से, अगर ऐसी कोई एंटरप्राइजेस है जिसकी सेल 50 करोड़ से ज्यादा है या मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल आपके ऊपर तभी होगा जब आपने इनसे सामान खरीदा है। और बहुत सारी बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातें। तो अब इसमें क्या लिखा है कि जो सेक्शन 15 है एमएसएमई एक्ट का 2006 का, उसके हिसाब से जो टाइम लिमिट है उसी के हिसाब से पेमेंट करने पर आपको डिडक्शन मिले। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। हर कोई 45 डेज कह रहा है, मैं इसको कह रहा हूं 15 दिन। याद रखिए 15 दिन। 45 दिन 45 डेज तब है जब आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया। अब प्रैक्टिकली तो एग्रीमेंट होता नहीं है ना, इसलिए 15 दिन बाय डिफॉल्ट है। एग्रीमेंट किया है तो ज्यादा से ज्यादा 45, अगर 45 डेज से ज्यादा का एग्रीमेंट किया है तो भी 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, 45 क्या 3 महीने 6 महीने में भी पेमेंट करो तो भी आपको अलाउ हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये एप्लीकेबल कब होगा? दिस क्लोज इज एप्लीकेबल व्हेन एन एंटरप्राइज इज बाइंग गुड्स और टेकिंग सर्विसेज। आप सामान खरीद रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं। किनसे? ऐसी एंटरप्राइजेस से जो रजिस्टर्ड है एमएसएमई एक्ट
2006 में, उसमें रजिस्टर्ड है। और याद रखिए जो आप हैं बायर, आप जो खरीद रहे हैं, आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिससे आप खरीद रहे हैं या जिससे आप सर्विस ले रहे हैं वो एमएसएमई एक्ट में होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेडर्स के लिए ध्यान से देखिए, एज पर द ऑफिस मेमोरेंडम होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स को भी उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया था, केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए बेनिफिट देने के लिए। लेकिन क्योंकि सेक्शन 43BH एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इसलिए अगर आपने किसी ऐसे ट्रेडर से माल खरीदा है जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, केवल ट्रेडर है, सामान खरीद कर बेचता है, तो 43B उस पर अप्लाई नहीं होगा, इसका क्योंकि वो उसकी एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आता है। फिर भी फॉर द सेफ साइड आप बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए देख सकते हैं ड्यू। अब मैं आपको पूरा रास्ता भी बताऊंगा कि एंड में आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो 43B क्लोज एच कहता क्या है? क्या कहता है 43B क्लोज एच कि जो भी असेसी मतलब आप जो भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को, यहां पर मीडियम नहीं लिखा है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को समय के बाद में पेमेंट करते हैं जो सेक्शन 15 में लिखा है, तो ये तभी अलाउ होगा जिस ईयर में आपने एक्चुअल में पेमेंट करी है। जिस ईयर में एक्चुअल पेमेंट करी है उसी साल में अलाउ होगा। और साथ में क्या लिखा है, सेक्शन 15 क्या कहता है कि सप्लायर को जो पेमेंट करनी है गुड्स या सर्विसेज की, वो एग्रीमेंट के हिसाब से देनी है, अगर एग्रीमेंट 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो भैया एग्रीमेंट नहीं है तो 45 दिन भूल जाओ, 15 दिन में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर एग्रीमेंट 60 दिन का बना लिया, 70, 75, 80, 120 दिन का, तो 45 दिन में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन टेंशन मत लो, पूरा वीडियो देखो, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर एसएससी ने एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट कर दिया है तो ड्यू बेसिस पर पेमेंट मानी जाएगी। ये क्या है, ये भी अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। However, if the sum payable by SSC to micro or small enterprise is not paid as per the written agreement of 15 days, or in case of no agreement, the deduction will be allowed in the previous year in which it is actually paid. अब ये सारी कहानी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल, क्या बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये सारी बातचीत तभी होगी जब ईयर एंड में 31 मार्च को ये आउटस्टैंडिंग है और समय निकल चुका है। अदरवाइज बीच में, साल के बीच में आपने पेमेंट कर दी 3 महीने 6 महीने बाद भी, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। अब मिस्टर ए है, इन्होंने माल खरीदा 10,000 रुपए का ए एंड कंपनी से, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, 1 मार्च 2024 को। एग्रीमेंट हुआ इनका रिटर्न एग्रीमेंट, और रिटर्न एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट 5 अप्रैल तक करनी थी। तो रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन का इन्होंने बना लिया, 45 दिन में इन्हें 5 तारीख तक पेमेंट करनी है। तो ये तो एग्रीमेंट है, तो ठीक है 45, लेकिन अब ये तो अगले साल आ रहा है। अब आपका 43B क्या कहता है, अब ध्यान से समझने की जरूरत है। 43B क्या कहता है, देखिए मान लिया ईयर है 1/4/2003 से 31 मार्च 2020, ये आपका ईयर है, ठीक है। 43B क्या कहता है कि आप पेमेंट करोगे जिस ईयर में, उसी ईयर का खर्चा माना जाएगा। अब पेमेंट आप कब कर रहे हो, 2 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर 2 अप्रैल को। ये कौन सा ईयर है, 24-25। लेकिन क्या आपने एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करी? एग्रीमेंट 45 दिन तक मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा है तो 45 दिन, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। क्या उसके हिसाब से पेमेंट हुई है? यस, क्योंकि एग्रीमेंट कहता है 45 दिन के हिसाब से 5 अप्रैल आपने
पेमेंट कर दी 2 अप्रैल को, तो एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट हुई है? यस हुई है। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट हुई है तो आपका ये खर्चा इस साल का नहीं, इसी साल का माना जाएगा और ये अलाउड हो जाएगा इसी साल में। अलाउड है, डिसअलाउड नहीं है। ये परचेजेस टैक्सेबल नहीं है क्योंकि आपने एग्रीमेंट होने पे 45 दिन में पेमेंट कर दी। अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो ये खर्चा इस साल अलाउ नहीं होता, अगले साल अलाउ होता, और अगले साल खर्चे में अलाउ होता। इस साल परचेजेस आपकी इनकम में जुड़ जाती। इनकम में क्यों जुड़ जाती, आपको वो भी बात समझाता हूं। देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसमें अलाउड एक्सपेंसेस में आप परचेजेस लिखते हैं, ठीक है। परचेजेस लिखने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि परचेजेस खर्चा होता है, प्रॉफिट कम हो गया। आपका मान लिया प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख और आपकी परचेजेस है मान लिया 80 लाख। इस परचेजेस में से 4 लाख की परचेजेस ऐसी है जिसकी ड्यू डेट निकल गई और आपने पेमेंट नहीं करी और 31 मार्च आ गई, तो अब आपके लिए क्या होगा प्रॉफिट, इसमें 4 लाख की परचेजेस जुड़ जाएगी और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 19 लाख। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट निकल गई, पेमेंट आपने 31 मार्च तक नहीं करी, लेकिन अगले साल पेमेंट करी, तो अगले साल ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि इस साल ज्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा, अगले साल ये खर्चा माना जाएगा। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है वो भी आ रहे हैं, एक एग्जांपल और दे देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं करना क्या है। अब मिस्टर ए ने मान लिया ये पेमेंट 20 अप्रैल को करी, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 45 दिन के हिसाब से 5 अप्रैल तक पेमेंट करनी थी, पेमेंट करी 20 अप्रैल। तो अब ये खर्चा नेक्स्ट ईयर अलाउ होगा, नेक्स्ट ईयर अलाउ होगा, इस साल अलाउ नहीं होगा क्योंकि आपने पेमेंट लेट करी है। तो आपको क्या करना है, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक देखो कौन कौन से आपके ऐसे एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है जिनके पास उद्यम सर्टिफिकेट है और आपने उनसे उधार सामान खरीदा हुआ है। अब अगर आपने उनसे उधार सामान खरीदा हुआ है और अभी तक उनको पेमेंट नहीं करी है, तो देखो कि अगर एग्रीमेंट है 45 दिन से ज्यादा, तो 45 दिन अभी नहीं निकले हो, और 15 दिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन अभी ना निकले हो। अगर निकल गए तो भैया पेमेंट कर दो 31 मार्च से पहले। और बाई चांस अभी पेमेंट नहीं करी है और डेट भी नहीं निकली, ड्यू डेट अगले साल आ रही है, तो याद रखना अगले साल ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना, नहीं तो वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगा, अगले साल आपको अलाउ होगा। अब ये देखेगा कौन कि भैया कौन सा है क्या ही नहीं, तो अगर आपके अकाउंट ऑडिट होते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हुए ये चेक करेगा, आपका अकाउंटेंट भी चेक करना चाहिए उसको भी। ये वीडियो आप अकाउंटेंट को भी दिखा देना और उससे बात कर लेना, लोग सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये एग्जांपल देते हैं, इसमें बहुत सारे केस आ रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज आपने 29 मार्च को सामान खरीदा, ठीक है, और आपका क्रेडिट पीरियड है 60 दिन, मान लेते हैं एग्रीमेंट है, लेकिन हम कितना लेंगे 45 दिन मैक्सिमम, कितना 45 दिन। अब अगर ये 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो गई तो ये इसी दिन का खर्चा माना जाएगा और अलाउ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 31 मार्च को इनकी पेमेंट नहीं हुई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस परचेजेस टैक्सेबल नहीं होगी अगर 45 दिन में पेमेंट कर दी तो, अगर एग्रीमेंट है। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट कर, मान लेते हैं एग्रीमेंट है और इन्होंने पेमेंट करी 25 मई, अरे भैया 25 मई 45 दिन निकल गए, करी 60 दिन के अंदर अंदर है, 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करिए, लेकिन 60 दिन एग्रीमेंट का है, लेकिन एक्ट कहता है 45 दिन से ज्यादा हम नहीं मानेंगे, तो भैया ये इस साल का खर्चा नहीं होगा, तो क्या होगा, ये 24-25 अगले साल का खर्चा माना जाएगा। इस साल ये 25 आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, अगले साल अलग से बिना पेमेंट करे, अगले साल नहीं खरीदी लेकिन अगले साल का खर्चा माना जाएगा, इस साल आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, याद रखना। तो ये 60 दिन में नहीं 45 दिन में पेमेंट करना था। 1 अप्रैल को खरीदा तो ये तो है ही अगले साल का, तो अगले साल पेमेंट करो, कितना अगले साल ही मिलेगा, चाहे इसकी पेमेंट 31 मार्च 2005 को पेमेंट करो, 1 साल बाद 365 दिन बाद पेमेंट करो चाहे, तो भी ये आपको अगले साल ही मिलेगा क्योंकि 31 मार्च तक पेमेंट हो गई।
हाँ, इसमें एमएसएमई एक्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक इंटरेस्ट, उससे 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है अगर आपने एग्रीमेंट के हिसाब से लेट पेमेंट करा है। तो वो एक अलग चीज़ है। इनकम टैक्स का 43B(H) में ये अलाउ हो जाएगा अगले साल। इंटरेस्ट अगर अगर वो फैल गया और भैया कोर्ट में चला गया तो 3 गुना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए 31 जनवरी 2024 में आपने खरीदा है, ठीक है? और आपके पास 15 दिन का समय था। 15 दिन के अंदर-अंदर आपने पेमेंट करनी थी। आपने 15 दिन में पेमेंट नहीं करी, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 15 दिन में आपने पेमेंट नहीं करी। अब आप ये कहोगे ओहो! ये तो टैक्सेबल होगा। नहीं होगा ना भैया, 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दिया आपने। 15 दिन निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, 45 दिन निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, 100 दिन निकल गया कोई दिक्कत नहीं, बस 31 मार्च से पहले पेमेंट कर देना। तो पेमेंट कर दी 31 मार्च से पहले तो इसी साल अलाउ हो गया। इसके बाद 20 दिन का टाइम है, कोई बात नहीं, 20 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं, अलाउड हो जाएगा 23-24 में ही। 30/11 को खरीदी, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट कर दी, नहीं भी करते 31 मार्च से पहले पेमेंट करनी है, अलाउड हो जाएगा। 21 जनवरी 2024 अगले साल का है भैया, अगले साल 40 दिन के बाद पेमेंट करी तो भी अगले साल ही मिलेगा 24-25 में। कोई एग्रीमेंट नहीं है, 15 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, 31 मार्च तक पेमेंट कर देना। गलती क्या करी? गलती क्या करी? 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी। 31 मार्च तक पेमेंट कर देते भाई, 90 दिन में पेमेंट कर देते, 95-100 दिन में कर देते, 31 मार्च तक पेमेंट कर देते, अलाउड हो जाता। नहीं करा तो अगले साल अलाउ होगा क्योंकि अगले साल पेमेंट हुई है। और भैया 10 नवंबर 15 दिन है बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, 15 दिन से लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर में पेमेंट हो गई, 23-24 में अलाउ हो जाएगा। तो आपको पूरी कहानी समझ में आई इसको देखकर? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया समझ में आ गया, मजे आ गए, थैंक यू। और भी ऐसी ऐसी वीडियो देखिएगा। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो देखी तसल्ली से, और उम्मीद है आपको समझ में आ भी गई होगी। तो आपको क्या करना है, 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग पुराने जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सबकी पेमेंट कर देनी है। और अगर अगला साल आ गया है तो अगले साल वो खर्चा मिलेगा। अगला साल भी आ गया, अभी टाइम पीरियड है तो भी आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, पिछले साल का ही खर्चा माना जाएगा। उसके बाद उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे माल खरीदा है, और वो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर हो। ट्रेडर के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा झंझट में ना पड़े, ट्रेडर को भी टाइमली पेमेंट कर दें या साल के अंत तक पेमेंट कर दें ताकि टेंशन में ना आए। चलिए 31 मार्च तक और बहुत सारी टेंशन रहती है तो पूरे साल आप ध्यान रखिएगा। चलिए ओके, टाटा।